नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर के कुछ टॉप मोस्ट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तेजी के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, काशी तमिल संगमम कहाँ पर स्थित है? और अभी मोदी जी इसकी दूसरी पहली वर्षगांठ पर इसके गए थे। हालांकि इसका जो इसको बनाया था 1 साल इसको हो गया, तो दूसरी वर्षगांठ पर इसकी गए थे। कहाँ पर? वाराणसी में। तो राइट आंसर क्या होगा इसके? वाराणसी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब वाराणसी से रिलेटेड और क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन है या उनसे रिलेटेड चीजें हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वाराणसी जो है वो कल्चरल कैपिटल घोषित कर रखी है किसने? कल्चरल कैपिटल आप लोग याद रखेंगे किसके द्वारा है? YSCO, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। वाराणसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर एक मीटिंग के लिए एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी बनाए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र तो है ही है, और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से एक क्रूज भी चला था। आप में से कोई बताएगा मुझे उस क्रूज का नाम क्या था? एक क्रूज चला था गंगा का, वाराणसी से जो गया था कहाँ तक? बांग्लादेश होते हुए वे बंगाल की खाड़ी तक वो गया था, कलकत्ता तक, ठीक है। आप लोग वो मुझे बताइएगा। इससे पहले क्योंकि गंगा नदी का जिक्र आ ही गया, तो पहले फटाफट से गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। गंगा नदी पर पड़ने वाले कौन कौन से शहर हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। गंगा नदी आप लोगों से पूछ ली जाती है, हालांकि मैं ज्यादा डिटेल से तो नहीं कराऊंगा आप लोगों को। गंगा नदी पर पड़ने वाले शहरों का नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ऋषिकेश होगा, ऋषिकेश। इसके नीचे हरिद्वार है, हरिद्वार के नीचे आप लोग देखेंगे तो कानपुर के नीचे आप लोग देखेंगे तो आपका है इलाहाबाद, और फिर है आप लोगों का बनारस से नीचे आप लोग पटना। ये सारे शहर आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री आप लोग याद रखेंगे। गंगोत्री जगह का नाम है, गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है, और गोमुख जगह का नाम है। गोमुख से यहाँ से निकलती है। और पहले इसको क्या कहते हैं? भीलांग। ये निकलती है भागीरथी नदी। सब पहले इसको किस नाम से जानते हैं? मान लीजिए गंगा निकली तो ये भागीरथी नाम से जानी जाएगी। और भागीरथी में यहाँ पर आकर देवप्रयाग में कौन सी मिल जाती है? अलकनंदा। तो अलकनंदा निकलती है। और यहाँ पर कौन से शहर का नाम प्रयाग करती है? देवप्रयाग। दो नदी के मिलने से क्या बनता है? प्रयाग। जैसे प्रयागराज में क्या मिल जाती है? आपकी यमुना नदी, ठीक है। यमुना पर आगरा और दिल्ली बसा हुआ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? चलिए, तो ये एक मैं चाह रहा हूं कि हर तरीके से आप लोगों को चीजें रिवाइज करो, इससे आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मथुरा जो है वो यमुना नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 33 व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? व्यास सम्मान आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो व्यास सम्मान है वो ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। जो भारत की 8वीं अनुसूची में जो 12 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक को जो है ये व्यास सम्मान दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर है, देखो इनको मिला है व्यास सम्मान। इनका नाम है पुष्पा भारती। क्या नाम है? पुष्पा भारती। आप लोगों को याद रखना है, क्या नाम है? पुष्पा भारती। व्यास सम्मान क्या है आप लोग याद रखेंगे। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, बाय के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है इस सम्मान को जो है वो दिया जाता है। और दूसरा ये लिखेंगे फटाफट से, ये अगर हम बात करें 2022 में जो 32वां मिला था, 2022 में जो 2022 में चाहो तो नोट कर लेंगे, 32वां सम्मान जो मिला था वो मिला था, आप लोग नोट करेंगे, वो लिखेंगे ज्ञान चतुर्वेदी। किनको? ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है। ज्ञान चतुर्वेदी को जो है ये मिला था। क्लियर है? तो ये आप लोग याद रखेंगे।
और इनकी जो पुष्पा भारती को इन्हें मिला है किसके लिए, यादें, यादें और यादें के लिए, यादें आप लोग नोट कर लेंगे, यादें और यादें इनकी जो है वो कृति या कविता है जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हिंदी की है ये, तो ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। और इसकी जो शुरुआत है वो 1991 से हुई थी, 1991 से। ठीक है, जब भारत में एलपीजी आया था, एलपीजी मतलब जो आपकी ग्लोबलाइजेशन में छूट दी गई थी। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी मुझे बता दीजिएगा। रेखा शर्मा आप लोगों को पता ही है, रेखा शर्मा कौन है? रेखा शर्मा हमारी वुमेन कमीशन की चेयरमैन है, अभी वुमेन कमीशन की क्या है, चेयरमैन है रेखा शर्मा, आप लोग याद रखेंगे। और दूसरा कौन है, अगर दूसरों की बात करें तो वो है रिजुल मैनी। कौन है? रिजुल मैनी। तो रिजुल मैनी कौन है भैया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। रिजुल मैनी की बात कर लेते हैं तो ये अभी कौन बनी है, ये वैसे मैंने एमसीक्यू भी रखा है। रिजुल मैनी मिस इंडिया यूएसए, मिस इंडिया यूएसए 2023 जो है ये बनी है। ठीक है, इसके बाद है प्रोफेसर सविता लाडेज। तो प्रोफेसर सविता लाडेज आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्हें क्या हुआ है इनके बारे में आप लोग लिख लेंगे। प्रोफेसर सविता लाडेज, इन्हें न्यू होम अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है केमिस्ट्री में, लंदन में। केमिस्ट्री के लिए कौन सा न्यू होम अवार्ड इन्हें जो है वो दिया गया है। केमिस्ट्री की साइंटिस्ट है ये, इसलिए। और कहां पर दिया गया है? लंदन में। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? चलिए मैं अब आगे आप लोगों को बताऊंगा। आगे मैं कुछ आप लोगों को और कुछ चीजें लिखवा दे रहा हूं, एक लिखेंगे आप लोग, यहीं पे नोट कर लेना फटाफट से। लिखेंगे नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? तो आप लोग नोट करेंगे, लिखेंगे अब्दुल ही नायर को मिला है, ये आप लोग नोट करेंगे। एक लिखेंगे फटाफट से, लिखेंगे सिंगापुर का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है, लिख लेंगे फटाफट से, मीरा चंद को। किसको? मीरा चंद। ये पुरस्कार आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज मैं करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कराऊंगा, तो साथ के साथ प्लीज आप लोग नोट करते रहिएगा ताकि आप लोगों को और ज्यादा चीजें रिकॉल होंगी। पिछले पुरस्कार और आज मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास में पुरानी चीजें भी रिवाइज कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए इसके साथ है क्वेश्चन नंबर 3, मिस इंडिया यूएसए। देखिए यहाँ पर आ गया, आप लोगों को पता ही होगा, तो वो कौन है? रिजुल मैनी। ठीक है, जिनको ये जो है वो मिला है अवार्ड, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा चंद मैंने अभी आपको बताया ही है, सिंगापुर का अवार्ड मिला है। और टेलर स्विफ्ट जो है ये टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर से इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, रिजुअल मैनी कौन है? वो इनका फोटो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, यही है। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब यहाँ पर 2022-23 की जो भी अभी मिस बनी है अलग अलग कैटेगरी की, उनकी एक लिस्ट जो है हम तैयार कर लेते, उस लिस्ट को जो है एक बार देख लेते। तो आप नोट कर लीजिएगा फटाफट से। अगर उसकी लिस्ट में देखो तो यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसके साथ साथ लिख लेंगे फटाफट से। ठीक है, तो लिख लेंगे मिस अर्थ इंडिया कौन बनी है, इसकी लिस्ट आप, ये सब 2023 के भैया। तो लिख लेंगे फटाफट से प्रियान सेन, ये कहाँ की है? ये राजस्थान की है। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिखेंगे फटाफट से, नंबर 2 पे लिखेंगे फेमिना मिस इंडिया 2023 की है। इनका नाम लिखेंगे आप लोग नंदिनी गुप्ता लिखेंगे फटाफट से, ये भी कहाँ की? राजस्थान के जयपुर से है। इसके बाद एक लिखेंगे आप लोग फटाफट से, वो है क्या? मिस इंटरनेशनल इंडिया लिख लेंगे फटाफट से, वो लिखेंगे प्रवीणा अंजना।
प्रेमीणा अंजना लिख लेंगे फटाफट से, ये भी राजस्थान की है। तो ये तीनों ही जो है एक ही राज्य की हैं और अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने सुंदरता का प्रतियोगिता जीती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। थोड़ा लिखने की स्पीड आप लोग बढ़ा लीजिएगा, साथ साथ लिखेंगे चीजें तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय का मतलब ऑफिस, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो आपको बताना है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बना है कौन सा? डायमंड बोर्स नाम है इसका। ये कहां पर स्थापित किया गया, कहां पर? ठीक है, तो देखिएगा ये बिल्डिंग इस तरह की है, इसमें नौ बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में ज्वाइन करके 9 ऑफिस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पूरा ऑफिस को मर्ज करा गया है। इसमें लगभग इसमें 60,000 लोग एक साथ बैठ के इसमें काम करेंगे। मोदी जी आज इसको उद्घाटन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे कहां पर है, ये सूरत में है। ठीक है, कहां पर? ये सूरत आप लोग लिख लेंगे, सूरत में। ठीक है, सूरत में। ठीक है, कहां पर? सूरत। कहां पर है? सूरत में। क्लियर होगी बात सभी को? ये आप लोग जो है याद रखेंगे। अब सूरत जो है वो कौन सी नदी पर है, ये आप लोग नोट करेंगे। किसमें? सूरत कौन सी नदी पर है, तो आप लोग लिख लेंगे वो है आपका कौन सी? ताप्ती नदी पर, ताप्ती रिवर पर है। और एक नदी लिख लेंगे नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा रिवर, ये दोनों ही रिवर ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, ईस्ट टू वेस्ट, और निर्माण करती है किस चीज का? एस्चुरी का निर्माण करती है, अरब सागर में गिरती है। ये भी जो है आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये जो है यहाँ पर ऑफिस किस चीज का खुला है, किस चीज के ऑफिस खुला है? डायमंड से नाम है। तो डायमंड से रिलेटेड व्यापारी जो लोग हैं वो अपने डायमंड्स के शॉप, ज्वेलरी शॉप यहाँ पर जो है वो खुलेंगे, ऑफिस इसका बनेगा, ये आप लोग याद रखेंगे। दिल्ली के बारे में तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ आप लोगों को। दिल्ली अभी आपको पता ही होगा, वहां पे विनय सक्सेना कौन है, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और ये 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से दिल्ली यूनियन टेरिटरी बना। 70 विधानसभा सीटें, अरविंद केजरीवाल इसके मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली राजधानी बना था भारत की, 1911 में अनाउंसमेंट हुआ, 1912 में दिल्ली राजधानी बना। दिल्ली में कुतुब मीनार, अलाउद्दीन खिलजी की मजार है वहां पर, और इसके साथ साथ लाल किला। और आप लोगों का कुतुब मीनार जिसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको रखा, एस्टेब्लिश किया, लेकिन कंप्लीट कराया था किसने? वो कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो दिल्ली के बारे में काफी सारी चीजें और भी मैं आगे बताता रहूंगा। बेंगलोर को मैं कई बार बता चुका हूँ, बेंगलोर द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। इट इज ऑल्सो नोन एज द साइंस सिटी ऑफ इंडिया एंड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे कैंपेगौड़ा सिटी कहते हैं। और यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, इसरो की। ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, कैलिफोर्निया, ये सिलिकॉन वैली है वर्ल्ड की, यूएसए का एक स्टेट है कैलिफोर्निया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखेंगे, ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल। ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल आप लोग देखेंगे, ये आप इसका फोटो देख रहे होंगे। तो ये कहां पर आयोजित किया गया? और ब्रह्मपुत्र की बात करें हम आप लोगों को, तो ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल की बात करें, अभी मैं कुछ फेस्टिवल आप लोगों को बताने वाला हूँ और कुछ बताऊंगा आप लोगों को भारत का छोटा बड़ा ये सब चीजें। तो ये अगर हम बात करें तो इसका आयोजन किया गया है कहां पर? गुवाहाटी में। कहां पर? गुवाहाटी। और गुवाहाटी में आप लोग दो बातें याद रखेंगे, एक तो कौन सी नदी पर है, ये लिख लेंगे आप लोग, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ये कौन सी? गुवाहाटी पर एक मंदिर है, कामाख्या मंदिर, कामाख्या टेम्पल। तो दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। असम का शहर है, जबकि दिसपुर जो है वो कैपिटल है। दिसपुर क्या है? कैपिटल ऑफ असम। ये आप लोगों को याद में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे बताएंगे, सभी को याद हो रही है चीजें, रिवाइज हो रहा है, इससे फायदा आप लोगों को हो रहा होगा डेफिनेटली, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए एक लिस्ट तैयार करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। अब हॉकी से रिलेटेड,
हॉकी वर्ल्ड कप आपको पता है जर्मनी ने जीता, बेल्जियम को हराया। भारत में हुआ था अभी 2023 में भुवनेश्वर में। तो हॉकी से रिलेटेड कौन कौन से टूर्नामेंट है, एक बार उसकी लिस्ट तैयार कर लेते हैं फटाफट से यहीं पर तेजी के साथ में। तो हॉकी से रिलेटेड कौन कौन से लिख लेंगे फटाफट से। आगा खां कप, हॉकी से रिलेटेड आगा खां कप है, नेहरू ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ लिख लेंगे बेगम रसूल ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी आप लोग नोट करेंगे। इसके साथ साथ लिख लेंगे रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप लिख लेंगे। इसके साथ साथ लिखेंगे ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद तो आपको पता ही होगा, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर इलाहाबाद के थे, 8 बार गोल्ड मेडल जीता। बेटन कप, बेटन कप आप लोग नोट करेंगे। और इसके साथ साथ लिखेंगे सिंधिया गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप। ये सारे किससे रिलेटेड हैं, हॉकी से, ठीक है। ये आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। अब जल्दी से मैं आप लोगों को करा देता हूं कुछ इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन करा दिए। पहले लेकर चलता हूं कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप लोगों को तेजी के साथ में। भारतीय संविधान के कुछ मेजर क्या करा देता हूं, अमेंडमेंट्स करा देता हूं। संविधान संशोधन का एक रिवीजन करा देता हूं आपको। संविधान संशोधन एक बार देख लेते हैं, यानी लेटेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले 100 से करेंगे। 100 वाला जो हुआ था 2014 में, इसमें भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश की सीमाओं में थोड़ा फेरबदल किया गया था। 101 में आप लोगों को पता ही है जीएसटी हम लोग देखते हैं, जो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में है, ये मुझे बताइए। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें ओबीसी कमीशन बना था और इसमें आर्टिकल जोड़ा गया था, आप लोगों को पता है 338 क्लोज बी जोड़ा गया। इसके बाद 103 है, इसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया था ईडब्ल्यूएस में, ये याद रखेंगे। आर्टिकल 15 क्लोज 6 जोड़ी गई और 16 की क्लोज 6 इसमें जोड़ी गई थी। आर्टिकल 104 है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर 2 बातें हुई, 10 ईयर के लिए एससी और एसटी का एक्सटेंशन कहां पर, लोकसभा और राज्यसभा में, आप लोग नोट करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग लिखेंगे फटाफट से, इसमें एंग्लो इंडियन का प्रोविजन जो है, एंग्लो इंडियन का प्रोविजन जो था, राज्यों की विधानसभाओं में 1 और लोकसभा में 2 जो था वो खत्म कर देता। आर्टिकल 31 यहाँ पर खत्म कर देता, 331, ठीक है। ये आप लोग याद रखें। मैंने जीएसटी काउंसिल पूछी थी आपसे, तो वो आर्टिकल 279A, ये भी आप लोग चाहो तो जीएसटी काउंसिल मैंने पूछी थी ना आप लोगों से, तो आर्टिकल 279A में है, ठीक है। क्लियर है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक 105, ये तो अभी लेटेस्ट है। तो इसमें क्या है कि ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं आप, कौन, स्टेट कर सकते हैं, राज्य कर सकते हैं, भारत के राज्य भी कर सकते हैं। और एक अभी 106 आया है, आप लोगों को पता ही है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल आप लोगों ने देखा होगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा में 33% जो है महिलाओं को, लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में 33% जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। सारे हो गए। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, गिने चुने जो एग्जाम में आते हैं आप लोगों के। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखेंगे, ये 1991 में हुआ था, 51 में सॉरी। और इसमें 9th शेड्यूल जो है आप लोगों की, जो लैंड रिफॉर्म के नाम से जानी जाती है, ये जोड़ी गई थी लैंड रिफॉर्म। 10वीं आप लोगों को पता ही है, जो एक शेड्यूल आप लोग देखते हैं वो कौन सी है, वो है आप लोगों का कौन सा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसमें 10th शेड्यूल आप लोगों की जोड़ी गई थी। इसे दल बदल कानून कहते हैं, दल बदल कानून, दल बदल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। क्लियर है बात। इसके साथ साथ एक आप लोग देखेंगे फटाफट से, वो कौन सा है, लिखेंगे 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में हुआ था। और इसमें जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, पीएम तवांग वहां के
चीफ मिनिस्टर, विधानसभा की सीटें 40 है। सिक्किम को जो है वो लीगल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था भाई सिक्किम को। इसके साथ साथ एक आप लोग लिखेंगे फटाफट से, क्या वो है आप लोगों का कौन सा 61वां संविधान संशोधन 1988 में। इसमें क्या कहा गया था, इसमें भैया वोटिंग की राइट, मतदान जो वोट करते हो ना आप लोग, वो 21 से 18 वर्ष एज कर दी गई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। और एक 69 वाला तो आप लोगों को पता ही होगा, 1991 में इसमें जो एनसीआर बनाया गया था, दिल्ली को राज्य राजधानी घोषित जो है वो किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं जो बार बार जो है आप लोगों की परीक्षाओं में आते हैं। इन्हें बार बार आप लोग रिवीजन करेंगे तो बहुत मजा आएगा और इससे आप लोगों को फायदा मिलेगा रिवाइज करने में। एक 86 वाला और चाहो तो लिख लेना, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है 2002 में। इसमें आर्टिकल 21A जो जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन का प्रोविजन जो इसमें किया गया था, ये भी प्लीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मैं फिर से आपके जो 5 MCQ बचे उन पर आप लोगों को लेके चलता हूँ। रिवाइज हो गए सभी को, रिवाइज हो गए, एक बार और कर लीजिएगा मेरे साथ फटाफट से। 100 में भारत बांग्लादेश, 101 में GST, 102 में OBC कमीशन, 103 में EWS, 104 में SC/ST एक्सटेंशन एंग्लो इंडियन प्रोविजन रिपील, 105 में OBC लिस्ट प्रिपेयर हो गई और 106 में वुमेन रिजर्वेशन बिल, 36 में सिक्किम बना, 61 में आप लोगों का वोटिंग राइट्स 18 साल तक के डाल सकते हैं, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1919 में एनसीआर को आपका क्या दे दिया, लीगल स्टेटस दे दिया है। और 86 की बात करें तो 2002 में आया, इसमें राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं। रिवीजन हो गया सभी का, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा फटाफट से तेजी के साथ में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग MCQ पर चलते हैं। आगे हमारा MCQ है, अभी मैं इसके बाद आप लोगों को नेशनल पार्क कराऊंगा। ठीक है, तो अभी है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है। ठीक है, ये आप लोग याद करेंगे, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये आप लोगों को नोट कर लें। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ MC ऑफ रेलवे बोर्ड। तो इसमें आप लोगों को सही आंसर क्या है, जय वर्मा सिन्हा, ये बैठी है यहाँ पर। तो ये जो बनी है क्या, ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में इससे पहले मैं और कुछ आप लोगों को बताऊं, इससे पहले और भी भारत की प्रथम महिलाएं आप लोगों को मैं बता देता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे, यहीं पर लिख लीजिएगा, इसी क्वेश्चन पे लिखेंगे आप लोग, फटाफट से लिखेंगे, लिख लेंगे फटाफट से, लिखेंगे मीरा कुमार। मीरा कुमार, मीरा कुमार कौन थी, ये फर्स्ट वुमेन, ये सारे फर्स्ट वुमेन की लिस्ट बनवा रहा हूं, फर्स्ट वुमेन ऑफ लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर थी ये भाई साहब। ठीक है, मीरा कुमार आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद लिखेंगे फटाफट से, पहली प्रधानमंत्री कौन थी हमारी, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी आप लोग लिख लेंगे, इंदिरा गांधी जी थी। फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट कौन सी थी हमारी, प्रेसिडेंट साहब कौन थी, वुमेन, तो वो थी आपको पता ही होगा कौन थी, वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आप लोग नोट करेंगे। और अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, सेकंड वुमेन है, परंतु पहली ट्राइब्स यानी आदिवासी महिला प्रधान राष्ट्रपति है देश की, ये भी आप लोग जो है नोट करेंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद लिखेंगे आप लोग फटाफट से, लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में अभी इनका निधन भी हो गया, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी केरल की इनका हो गया, सुप्रीम कोर्ट में पहले बनने वाली पहली न्यायाधीश थी। और लीला सेठ किसी हाई कोर्ट की महिला जज बनने वाली पहली महिला थी, वो भी चीफ जज, ये भी आप लोग जो है नोट करेंगे। राज्यसभा में चाहो तो नोट कर लेना, राज्यसभा में एक सेकंड यहाँ पर नोट करेंगे सारे बच्चे, एक सेकंड, राज्यसभा में मनोनीत मतलब नॉमिनेट होने वाली महिला, तो उनका नाम नोट कर लेना, वो है, उनका नाम है रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो यहाँ पर चाहो तो लिख लेना रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये कौन है, राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली वुमेन थी भारतीय, याद रखें। राज्यसभा हम आर्टिकल 80 में पढ़ते हैं और लोकसभा जो पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 81 में पढ़ते हैं। ठीक है, रिवाइज हो रहा है सभी को, क्लियर है, रिवाइज हो रहा है, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। ऐसे बहुत सारी महिलाएं, जैसे हिमालय पे चढ़ने वाली कौन है, बछेंद्री पाल थी, भारतीय महिला। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए
इसके बाद हम लोग देखेंगे हाल ही में किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया गया है, रूबेला फ्री। किसको अभी रूबेला फ्री कौन बना है कंट्री? तो इसमें 4 ऑप्शन है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम। ये हम लोग देखेंगे फटाफट से। तो इनमें से कौन सा आंसर है? इसमें सही आंसर है भूटान। और भूटान के साथ साथ आप लोग लिखेंगे तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते को भी अभी क्या करा गया? ये रूबेला मुक्त घोषित किया गया। रूबेला आप लोग हाथ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हाथ पे जो रेड स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट, ये रेड स्पॉट है, ये रूबेला डिसीज है। और तिमोर लेस्ते आप लोगों को पता ही है, जो आप लोगों ने आसियान पढ़ा होगा ना, आसियान का कौन सा मेंबर बने? ये 11वां मेंबर बने आसियान का। ठीक है, तिमोर लेस्ते। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आप लोगों को याद रखना है, वायरस डिसीज है, ये भी आप लोग प्लीज याद रखेंगे। एंड मैं आप लोगों को, क्योंकि कंट्री के नाम आ गए, तो इन कंट्रीज के बारे में, कुछ भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आप लोगों को जो है वो करा देता हूँ तेजी से, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो ये मैप मैंने खोल लिया, इस मैप के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, और आपको याद करा देता हूँ तेजी से। तो 7 पड़ोसी देश है भारत के जो लैंड फ्रंटियर बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत के सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है, अगर आप लोग देखेंगे तो बांग्लादेश करता है। ये बांग्लादेश है, यहाँ पर ये बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश 1971 में बना था। ठीक है, याद रखेंगे 1971 में बना था, ऑपरेशन विजय चलाया था, ये भी आप रखेंगे। और बांग्लादेश से कौन कौन घिरा है? नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 आप लोगों का असम, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 आप लोगों का ये हो गया मिजोरम, और ये 4 मिजोरम, असम, मेघालय और थोड़ा सा लग रहा है मिजोरम। तो ये 5 राज्य आप लोगों के बनाते हैं क्या? और त्रिपुरा। मैं दोबारा से बता देता हूं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है वो वेस्ट बंगाल पड़ता है, दार्जिलिंग भी वेस्ट बंगाल में ही है, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये कितना बॉर्डर बनाते हैं? 4096 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। इसके बॉर्डर को 3 बीघा कॉरिडोर कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर और संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को फ्रेंडली डे यानी मैत्री दिवस को भी मनाते हैं। मैताली बंधन ये यहाँ पर और मैत्री ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में रन करती हैं, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो मेजर बड़ा कंट्री है भारत का बांग्लादेश के साथ, वो है आप लोगों का पड़ोसी देशों में, वो हम लोग देखते हैं यहां से लेकर यहां तक, ये सारा जो आप लोग देखते हैं ये है आप लोगों का चाइना। इसमें थोड़ा सा पार्ट नेपाल को काट दें तो बाकी चाइना है, और चाइना भी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। नंबर 1 लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। डोकलाम विवाद आप लोगों ने सुना होगा, डोकलाम है, नाथुला विवाद है, सियाचिन, अक्साई चीन, ये सारे डिस्प्यूट हमारे किसके बीच है? इंडिया एंड चाइना के बीच में। और अरुणाचल प्रदेश में ही हम लोग इससे बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसका नाम है क्या? इसका नाम है, इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम अगर हम कहें तो वो है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा हम लोग इसके बीच में देखते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर। पाकिस्तान के साथ हम लोग देखते हैं ऊपर लद्दाख है, जम्मू है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। हरियाणा नहीं छूता है, हरियाणा कई बार एग्जाम में आता है लेकिन हरियाणा से बॉर्डर नहीं बनाते, तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे। भारत और पाकिस्तान आप लोग पता है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, और माउंटबेटन योजना के तहत, और पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। इंडस वाटर डिस्प्यूट, इंडस रिवर एग्रीमेंट 1960 में जिसमें मीडिएशन किया था वर्ल्ड बैंक ने, वो भी यहीं पर है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है, जबकि जो मेजर कमर्शियल कैपिटल है वो है कराची, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अभी इंडस सिविलाइजेशन से भी जोड़ दूंगा लेकिन वो काफी डिले हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नेपाल के साथ, भारत का पड़ोसी देश और सबसे जिससे बेस्ट रिलेशन रहते हैं नेपाल। तो नेपाल ये देखेंगे ये हिमालय में है, और हिमालय के भी नेपाल हिमालय के ये ग्रेट हिमालय के पार्ट में पड़ता है। जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक्स इसमें पाई जाती है, जैसे माउंट लोसे, मकालू, माउंट अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, और इसके साथ साथ माउंट एवरेस्ट इसमें है 8848 मीटर। ये 5 राज्यों से बॉर्डर बनाते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और आप लोगों का सिक्किम से 5 राज्यों से ये भी बॉर्डर बनाते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आपका पड़ता है यहाँ पर म्यांमार। म्यांमार अगर आप लोग देखेंगे तो म्यांमार भारत के 4 राज्यों से बॉर्डर बनाते हैं,
कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, आपका नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनका क्रम कई बार पूछा जा चुका है। म्यांमार 1935 के एक्ट से अलग कर दिया था, इसका पुराना नाम वर्मा था, ये आप लोग याद रखेंगे। और यहीं पे एक सिटी है रंगून, इसी रंगून में मुगल बहादुर शाह जफर सेकंड थे, मुगलों के अंतिम रूलर, उनकी कब्र भी यहीं पर। एक छोटा सा राज्य शांतिप्रिय है भूटान, आप लोग देखेंगे। भूटान भी भारत के 4 राज्यों से जो है बॉर्डर बनाते हैं। अब वो 4 राज्य कौन कौन से भाई? भूटान के 4 राज्य है, देखेंगे इधर से लग रहा है सिक्किम, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आप लोग असम देखेंगे और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देखेंगे। तो 4 राज्यों से आपका भूटान भी भारत के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करते हैं। 2 देश और बचे, लेकिन वो लैंड बॉर्डर नहीं बनाते, वो है आप लोगों का नीचे अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका है, और श्रीलंका के बाद में अगर में देखेंगे तो मालदीव है। श्रीलंका हमारे यहाँ से वाटर बॉर्डर शेयर करता है पाक स्ट्रेट के माध्यम से। पाक स्ट्रेट किसके बीच में? पाक स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कौन सी है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल आप लोग देखेंगे, तो ये भारत और इसके हो गया। नीचे अंडमान निकोबार देखेंगे, अंडमान निकोबार म्यांमार के साथ में कोको स्ट्रेट बनाते हैं, कोको चैनल, और इंडोनेशिया के साथ अंडमान निकोबार बनाता है ग्रेट चैनल। क्या बनाते हैं? ग्रेट चैनल। ये जब आप लोग ज्योग्राफी की क्लास करेंगे तो जो ज्योग्राफी वाले बच्चे होंगे इसको समझ गए होंगे सारे। इसी तरीके से मैं क्लास में उन्हें बहुत ईजी तरीके से समझा देता हूँ जो प्रीलिम्स का बैच, क्योंकि ये वाला पार्ट पेज में नहीं आते, प्रीलिम्स में यहाँ पर आते हैं। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये चीजें समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं हुई ये, क्योंकि सारे देश आ गए तो मैंने कहा चलो एक बार ये देशों के बारे में पढ़ा देता हूँ। तो ये याद हो गया आप लोगों को, रिवीजन हो रहा है नहीं? एक बार सारे बच्चे प्लीज रिप्लाई करेंगे तेजी के साथ में, और मैं इसको बता देंगे कि हाँ समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आप लोगों का 8 है। आप लोगों ने देखा ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप लोग, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, मोस्ट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य से रिलेटेड है, इसको भाई वेरी वेरी मोस्ट कर लीजिएगा प्लीज सारे बच्चे, ठीक है। ये क्या है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 में क्या प्रावधान किए गए हैं? व्हाट इज द प्रोविजन हैव बीन मेड इन द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? यह विधेयक 2019 के अधिनियम में संशोधन करने, कश्मीर के प्रवासियों और पाक अधिकृत पीओके से विस्थापित व्यक्तियों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास करता है। तो ये बात ठीक है कि जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो प्रवासी हैं, जो पीओके से आए हैं, उन्हें विधानसभा में अब क्या करेंगे? इलेक्शन लड़ने की पावर उन्हें दे रहा है, पहली बात। दूसरा, इसके अंतर्गत कश्मीर के प्रवासी समुदाय 2 समुदायों को नामित करने का प्रावधान किया गया। इसके अंदर जो है 2 नॉमिनेट कैंडिडेट किए जाएंगे, किनमें से? केवल वो जो जम्मू कश्मीर के कौन है? माइग्रेंट कम्युनिटी के हैं, जम्मू कश्मीर के, यानी जो पहले दंगे उंगे हुए थे, पहले दिल्ली आगे कहीं और आके बस गए, ऐसे लोगों को 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये बात भी ठीक है भाई। इसके साथ साथ उपराज्यपाल को पीओके से विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति को विधानसभा से नामित करने की शक्ति, यानी वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दोबारा समझ लीजिएगा, वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको पावर दे दी गई है क्या? कि जो पीओके से भारत में लोग आए हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें से एक व्यक्ति को क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है, ये भी मनोनीत कर सकता है, पावर दे दी गई है उसको, ठीक है। तो तीनों बातें ही सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ये आंसर इसका सही होगा। किसी को कंफ्यूजन है तो दोबारा बता दूं, किसी को कंफ्यूजन है दोबारा बता दूं, सीधी बात से समझ लेते। जम्मू कश्मीर में अभी क्या है? एक बिल आया है। बिल क्या आया? क्योंकि वहां इलेक्शन होने वाले हैं, यूनियन टेरिटरी बना था, तो ये अगर हम बात करें तो इसमें देखो मोटे तौर पे बात ये कर लीजिएगा, इलेक्शन होंगे तो भैया जो भी माइग्रेंट है, प्रवासी है या पीओके से लोग आए, अपना व्यक्ति खड़ा करो, इलेक्शन लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये, जो भाई केवल पाकिस्तान के प्रवासी समुदाय के 2 लोगों को नॉमिनेट करेंगे, और पीओके से जो आया है उस कम्युनिटी से 1 लोगों को नॉमिनेट करेंगे। ओवरऑल ये बातें, ये एक्ट जो है ये कह रहा है। बात क्लियर होगी? अब ये पास हो गया, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने बाकी है इस पर अभी, ठीक है। क्लियर होगी बात? जम्मू कश्मीर के मुझे आप लोग दर्रे बता दीजिएगा फटाफट से, जम्मू कश्मीर के दर्रे और जम्मू कश्मीर की लेक, नागिन, शेषनाग, बुला, डल झील। कई बार आपको बता देता हूँ, तुलबुल दुलस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर की, किसनगंगा प्रोजेक्ट आप लोगों का आपने देखा होगा, ये भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से बहुत बार क्वेश्चन आते, रीमो और पुन्ना,
यहाँ पर दो बड़े ग्लेशियर हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे, रीमो और पुनमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो वो है क्या, ये है बिनवैक्स 2023। बिनवैक्स 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये कहां पर आयोजन किया गया इसका, तो वो किया गया है कहां पर, वियतनाम कैपिटल, वियतनाम की कैपिटल कहां पर, हनोई में, हनोई। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल कहां पर, हनोई में, आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वियतनाम के बारे में कुछ आप लोगों को छोटी सी बेसिक बातें बता देता हूं, क्योंकि वियतनाम में भी गया था कुछ दिन पहले। तो वियतनाम जो है वो कुछ इस तरीके की शेप से बना हुआ है। ठीक है, लंबा लंबा है इस तरह से, और इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी, यानी ये चीन सागर है, वियतनाम सागर भी इसको वहां पर लोकल लैंग्वेज में ना वियतनाम सागर बोलते हैं इस पार्ट को। यहाँ पर इसकी कैपिटल है हनोई, हनोई इसकी कैपिटल यहाँ पर है, और ये 3 पार्ट में जो है देश बसा हुआ है। यहाँ पर ये होचू मिन सिटी है इसकी, होचू मिन सिटी। ठीक है, तो हनोई जो है इसकी कैपिटल है यहाँ पर, और एकमात्र विश्व का एकमात्र ऐसा देश है वियतनाम, आप लोग याद रखेंगे, जो जिसने अमेरिका को हरा रखा है। अमेरिका को हरा रखा है वियतनाम के लोगों ने, ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर 96% लोग भगवान को नहीं मानते, यानी गॉड को नहीं मानते, गॉड में बिलीव ही नहीं रखते, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इंडियंस के लिए वीजा बिल्कुल फ्री है, मतलब वीजा ऑन अराइवल है यहाँ पर, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ के कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं जो बहुत, हालोंग बे है एक, आपने नाम सुना होगा हालोंग बे, उसके फोटो वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। तो यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं। मलेशिया, ये कुआलालंपुर इसकी राजधानी है, थाईलैंड इसकी राजधानी बैंकॉक है, सिंगापुर है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, अभी मलेशिया ने भी भारत के लिए वीजा फ्री कर दिया, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। चलिए कुछ जल्दी से मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बार। तो मिलिट्री एक्सरसाइज, क्योंकि ये मिलिट्री एक्सरसाइज है तो मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। मैंने बोंगो सागर आपको बताई थी अभी, बोंगो सागर, तो बोंगो सागर और समप्रीति, समप्रीति ये किसके बीच में, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। वरुण लिखेंगे, वरुण और गरुण, वरुण और गरुण लिखेंगे, ये भारत और फ्रांस के बीच में है। फिर लिखेंगे मित्र शक्ति, मित्र शक्ति आप लोग लिखेंगे फटाफट से, ये किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, सूर्य किरण लिखेंगे, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में। धर्म गार्जियन किसके बीच में, भारत और जापान धर्म गार्जियन है। हरिमाऊ किसके बीच में, हरिमाऊ, तो हरिमाऊ भारत और मलेशिया के बीच में, हरिमाऊ ये आप लोग जो है नोट करेंगे, हरिमाऊ भारत और मलेशिया के बीच में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। एक मालदीव की ओर लिख लेना, एक्वेरियन, एक्वेरियन किसकी है, भारत और मालदीव के बीच की है। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में कौन सी है, वो है आपकी एक्वेरियन। ठीक है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, बार बार इन्हें मैं अगली क्लासेस में भी रिवाइज करूंगा, तो ऐसे पैनिक मत होइएगा कि पता नहीं सर जल्दी जल्दी करा रहे हैं। और ये क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी आपको, और इसका कुछ पार्ट में यूट्यूब पे भी डालता हूं, तो आप वहां से भी इसको मल्टीपल टाइम जो है देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, जल्दी बताइए। अब मैं आप लोगों को फटाफट से, क्योंकि अभी 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, पहले आप लोगों को लेके चलता हूं कहां पर, पहले लेके चलता हूं आईपीसी का एक इंडेक्स को रिकॉल कर लेते हैं तेजी के साथ में, सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर बहुत तेजी से आईपीसी के सेक्शन, आईपीसी चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज करेंगे सारे मेरे साथ में। और उसके बाद में नेशनल पार्क, अभी 3 करंट अफेयर के क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर उनको रिवाइज कराऊंगा, और पिछली करंट अफेयर भी आप लोगों को जो है वो रिवाइज कराने वाला हूँ, पिछली करंट अफेयर। तो जल्दी से आईपीसी के सेक्शंस को हम लोग रिवाइज करेंगे, तेजी के साथ में देखने वाले। बताइए सेक्शन 6, मैं केवल इंडेक्स पढ़ता जाऊंगा, इंडेक्स को रिवाइज करेंगे केवल। ठीक है, आप लोगों को अपना डायरेक्ट खोल लेना और मेरे साथ पढ़ते चले जाने। तो 6 to 52A तक एक एक देखेंगे फटाफट से। ठीक है, एमसीक्यू लास्ट में तो नहीं हो, एमसीक्यू कराएंगे फटाफट से। ठीक है, तो सेक्शन 6 क्या कहता है भैया, की ऑफ आईपीसी इसको कहते हैं, फटाफट से आप लोग लिखेंगे। इसके बाद मैं केवल सेलेक्टिव बताऊंगा। सेक्शन 7 आप जेंडर, 8 बात करता है जेंडर की, 9 नंबर की बात करता है,
10 बात करता है आप लोगों की मेन और वुमेन की, 11 पर्सन की बात करता है। और देखो 11 पर्सन जो है ना, इसको ऐसे याद रखेंगे, क्रिकेट की टीम में 11 लोग होते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल की टीम में 11 लोग होते हैं, तो 11 के 11 लोग क्या है, वो पर्सन है, वो क्या है, वो व्यक्ति है। तो इसको ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। क्वीन की परिभाषा कहां पर है क्वीन की, तो क्वीन वैसे रिपील्ड हो गई है, परंतु सेक्शन 13 में थी क्वीन। क्वीन की डेफिनेशन 13 सेक्शन 13 में आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सीधा आएंगे भारत पर, आर्टिकल सेक्शन 18 पर भारत के बारे में बताया गया भैया, इंडिया के बारे में। जजेस 19 में, जज भैया 19 में आप लोग जो बनोगे वो आर्टिकल 19 में, सेक्शन 19 में बनोगे। और किस चीज में बैठेंगे, जज किस में बैठते हैं, तो वो सेक्शन 20 में बैठते हैं, जहां पर आप लोगों के कोर्ट के बारे में बात की गई है। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट की बात करते हैं। पब्लिक सर्वेंट वाले में 12 क्लोज हैं, आप लोग देख लेना। यूनिवर्सिटी का चांसलर भी आप लोग याद रखेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर भी पब्लिक सर्वेंट है। ये इनसे रिलेटेड कुछ केस लॉ है, वो आप लोग देख लेना। इसके बाद में केस लॉ की सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो उसमें जब ये सब चीजें रिकॉल करेंगे, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी जंगम संपत्ति 22 में। 23 में अगर हम बात करें तो रोंगफुल गेन, रोंगफुल लॉस है। और इसके बाद बेईमानी से 24 में, डिसऑनेस्टली फ्रॉडेंटली आपका 25 में है। 26 में आपका विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव, पत्नी और नौकर। ये 27 में आपका उस बात की गई है पोजीशन की, वाइफ और क्लर्क और सर्वेंट पर ऐसा माना जाएगा जैसे आपका ही पोजीशन है। काउंटरफीट आप देखते हैं 28 में। 29 में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में भी डॉक्यूमेंट्स है, आप लोगों को पता ही होगा। 29A में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी 30 में, 31 में विल है। इसके बाद हम सीधा आएंगे 39 पर। हालांकि 34 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरिंद्र घोष का इसमें केस है। पोस्ट मास्टर हत्याकांड आप लोगों ने देखा होगा, वो भी है। तो 34 आप लोग याद रखेंगे, 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। और 34 149 के साथ ही मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ लिया जाता है 149 के साथ, ठीक है। कॉमन इंटेंशन इसको बोलते हैं। 39 वॉलेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 40 आप लोग याद रखेंगे अपराध, ऑफेंस। ऑफेंस किसमें है, अपराध में आप लोग याद रखेंगे। और स्पेशल विधि आप लोगों का 41 लोकल लॉ, कल मैंने बताया था 41-42 को आप लोग सेक्शन 5 के साथ पढ़ते हैं, सेविंग क्लॉज के साथ। इलीगल 43, इंजरी 44 में है आप लोगों की। 44 को देखो याद करना है तो ऐसे याद कर लेना, 44 में क्या है, इंजरी है। और अभी 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यूसीसी है। तो यूसीसी का मतलब क्या है कि अभी कुछ ना कुछ अगर यूसीसी लाएंगे तो कुछ इंजरी हो सकती है, ऐसे करके इसको रिलेट करके आप लोग याद कर लीजिएगा दोनों को, ठीक है। लाइफ 45 में लाइफ है, डेथ जो है वो 46 में है। इसके बाद सीधा सेक्शन 50 और शपथ ओथ 51 में है, ठीक है। ओथ किसमें है भाई, याद कर लेना 51 में। 51 में क्या है, ओथ शपथ की बात की गई है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में शपथ की बात की गई है, शेड्यूल जल्दी बताइए। शेड्यूल 3 में शपथ के प्रोविजन दे रखा है, शपथ। और राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, ठीक है। जब आईपीसी पढ़ रहे हैं तो इसको हर तरीके से घुमाइए दिमाग को, जब भी आप बहुत बच्चों से आगे पहुंच पाएंगे, अदरवाइज कुछ हो नहीं पाएगा यदि दिमाग को एक तरीके से सीमित रखेंगे तो, ठीक है। तो इसके बाद आपका लास्ट में आपका बढ़ता है सद्भावना पूर्वक, गुड फेथ जिसे कहते हैं 52 में। और 52 के बाद लास्ट में आता है आपका हार्बर संश्रय, यानी आप किसी को बचा रहे हैं, किसी क्रिमिनल व्यक्ति को अपने घर में जगह दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, तो 52A है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 2 ऑफ आईपीसी जनरल एक्सप्लेनेशन के इंडेक्स को आज हम लोगों ने विद इन 5 मिनट रिवाइज कर लिया। मैं जल्दी से आप लोगों से पूछता हूं, जल्दी से आंसर करेंगे। बताइए सेक्शन 39, सेक्शन 39 में बताइए क्या है, फटाफट से मुझे बताइए। सेक्शन 39 बताइए तेजी के साथ, फिर सेक्शन बताइए आप लोग 28, बस 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं। सेक्शन 28 और 39 दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में एग्जाम में देखने के लिए बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं तेजी के साथ में। तेजी के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शेख नवाब अल अहमद जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस देश से संबंधित है और क्यों चर्चाओं में है। भारत ने अभी 16 दिसंबर को इनको लेकर क्या करे, भारत सरकार ने 17 दिसंबर को संपूर्ण भारत में शोक दिवस घोषित किया है। भारत सरकार ने एक झंडा झुका दिया।
तो ये आप लोग याद रखेंगे। कहाँ के ये भैया, ये है कतर के। कहाँ के आप लोग नोट कर लेंगे, कतर। कतर की राजधानी दोहा है। और यहीं पे 2022 में क्या हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। इस फीफा वर्ल्ड को जीता किसने, अर्जेंटीना ने जीता था, अर्जेंटीना ने। और हारा कौन था, वो फ्रांस यहाँ पर हार गया था। इनकी मृत्यु हो गई है, ये आप लोग ध्यान रख लेंगे, इनकी डेथ हो गई है। और इसी सम्मान में भारत ने जो है इनके उस पे क्या करा है, डेट लिख लेंगे, 17 दिसंबर को क्या करा है भाई साहब, राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। ये आप लोग याद रखेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, और इसी रियाद में ट्रॉफी हुई है इस बार, संतोष ट्रॉफी। आप लोग नोट करेंगे 2023। इसको जीता किसने, कर्नाटक ने जीता, मेघालय को हराकर। मेघालय को हराकर आप लोग याद रखेंगे। मालदीव, काफी कुछ हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अभी मालदीव से, आपको मैं बता दूंगा अगली क्लास में। लेकिन मालदीव लिख लेना, ये मिनिकॉय से, मिनिकॉय हमारा ही पार्ट है और मालदीव यहाँ पर है। इनके बीच में दोनों के कौन सा डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। आप लोग जो है वो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, क्लियर होगी बात। बांग्लादेश के बारे में तो मैंने कई बार बता दिया, शेख हसीना जो है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। ये है आप लोगों का विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, आप लोगों को आर्टिकल बताना है तेजी के साथ में। तो जल्दी से एक बार देखेंगे इनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल 10 में आपको पता है मनी बिल, 12 में बजट, और आपका 14 में कौन सा, 114 का आंसर तो ये हो जाएगा, 114 इसका सही आंसर है। और 117 में आपका फाइनेंशियल बिल है। ये आप लोगों को प्लीज याद होने चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कुछ एमसीक्यू देखे जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जो है देख लेंगे। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई जो है आप लोगों को करने वाला हूं। ठीक है, फटाफट से एक बार डोहरी प्रोविजन एक्ट का रिवीजन कर लेते हैं। जो डोहरी प्रोविजन एक्ट मैंने आपको बताया था, एक्ट नंबर 28 है और 20 मई 1961 को ये इनेक्ट हुआ और लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। टोटल 10 धाराएं हैं। पहली धारा नाम, दूसरी धारा में डेफिनेशन, तीसरी में आपने लेने देने की बात करी, चौथी में आप लोगों ने मांगने की बात करी तो दंड दे दिया, और 5वें आपने भैया ये करार जीरो कर दिए। इसके 4A में आपने नोटिफिकेशन पर पाबंदी लगा दी थी। और इसके बात करें तो सेक्शन 7 देखा था हमने, तो जहां पर इनका कौन कॉग्निजेंस लेगा, आप मैंने बताया जीएम फर्स्ट और एमएम। इसके साथ साथ 8 मैंने बता दिया कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। और इसमें सबूत का भार सेक्शन 8A में है और 8B में आपको मैंने, वो तो ऑफिसर था वैसे, और 9 में राज्य सरकार, केंद्र सरकार की पावर थी, और 10 में राज्य सरकार की पावर है इस अधिनियम में, यदि कोई चेंजेस लाता है तो। ठीक है, ये हम लोगों ने करा था, इसे कल और रिवाइज करूंगा परसों की क्लास में। दूसरे 9 माइनर एक्ट को लेंगे ताकि आप लोगों को टिप्स पे याद हो जाए चीजें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। काफी ढेर सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से समझने को मिल रही होंगी और आप लोग इसे भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। एक घंटे की क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि ढेर सारी चीजें आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना तो नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।